सपोज करो कि तुम लोग कार पे कहीं जा रहे हो और रास्ते में कार में कोई प्रॉब्लम आती है, कार बंद हो जाती है। ठीक है, अब उस कार को धक्का मार के चलाना है। तो तुम में से कोई एक कार से बाहर निकलता है और उसको धक्का लगाता है। कार को चलाने के लिए जो कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड है वो है 100 न्यूटन्स का। ठीक है, अब जो भी धक्का देने आया वो फोर्स लगा सकता है 70 न्यूटन का। तो कार चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। अच्छा, अब उसने अपने दूसरे फ्रेंड को बुलाया, वो भी 70 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। तो अब दोनों मिलके दोनों फोर्स लगाते हैं, तो अब कार चलेगी कि नहीं चलेगी? दोनों 70 न्यूटन लगा रहे हैं। चलेगी क्या? तुमने अभी तो बोला चलेगी। सर वो सेम डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे तो ऐसा तो किसी ने कहा नहीं था। इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि जब हम फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? तो वेक्टर की एडिशन जो है वो स्केलर एडिशन से डिफरेंट है, क्योंकि अगर स्केलर होता तो हम सीधा 70 + 70 140 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है? 0। तो वेक्टर्स के केस में 70 और 70 का सम 0 भी हो सकता है, विच मीन्स कि वेक्टर्स की जब एडिशन करनी है तो वैसे नहीं करते जैसे आप आज तक करते आए। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक है वेक्टर एडिशन का। लिख लो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देख लो, there are two methods. There are two methods for addition of a pair of vectors. ये रिमोट्स रख दो, मैं अपने आप एडजस्टमेंट करूंगा डिस्प्ले की जो भी चाहिए वो। There are two methods for addition of a pair of vectors. पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले लिख लो ट्रायंगल लॉ। It states that if two given vectors
are placed so that they represent adjacent sides of a triangle when taken in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order is equal to the sum of two given vectors. अब इसको समझ लेते हैं एक बार। ये दो वेक्टर्स बनाए हैं मैंने। अगर इनसे ट्रायंगल बनाना है तो इनको एक दूसरे से टच करना है। ये बी वेक्टर को यहां से उठा के अंदर यहां बना देते हैं। ना डायरेक्शन चेंज करनी है ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है, हमने उनको एक साथ ड्रॉ कर दिया। फिर हमने लिखा टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का अर्थ होता है कि जहां पे एक खत्म होगा वहां से दूसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल की थर्ड साइड बना देते हैं। तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन अब इसका एरो हेड इधर भी बन सकता था, इधर भी बन सकता था। यदि इधर बनाते हैं तो सेम ऑर्डर में हो जाएंगे, लेकिन हमने लिखा है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, तो इधर को बना दिया। तो ये वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी। समझ में आया? और इसे जनरली हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, if two given vectors A and B, are taken in same order, then their sum will be R vector, also known as resultant of the vectors। डायग्राम बना लो। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट लिख लो फिर पैरेललोग्राम लॉ। It states that if the two given vectors form adjacent sides of a parallelogram
when both the vectors start from a common point, आगे ब्रैकेट में लिख लेना, co-initial vectors. Then the diagonal of parallelogram, starting from their common point represents resultant of the given vectors. वही वाले दोनों वेक्टर्स हैं। अब ट्रायंगल लॉ में हमने ये किया था, पैरेललोग्राम लॉ में बी को यहां से उठा के यहां ले आओ ताकि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। जो वेक्टर्स सेम पॉइंट से शुरू होते हैं दे आर नोन एज कोइनिशियल वेक्टर्स। अब अगर हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दें तो इसमें दो डायगोनल्स बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। जो इनके कॉमन पॉइंट से बनता है दैट इज नोन एज रिजल्टेंट, या वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। बना लो डायग्राम। हो गया। अब देखो, पहली चीज तो सिर्फ हमने नाम अलग दे दिए लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। ये जो बी वेक्टर अगर मैं यही बना देता हूं तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ट्रायंगल लॉ से भी यही रिजल्टेंट आ रहा था, पैरेललोग्राम लॉ से भी यही रिजल्टेंट आता है। तो सिर्फ नाम अलग है, बोलने का ढंग अलग है, लेकिन रिजल्ट वही मिलने वाला है। ठीक है। अब इसमें हम एक्चुअली में क्या कह रहे हैं, जैसे सपोज करो ये मान लो हम किसी रूम को देख रहे हैं ऊपर से, उसमें यहां पर कोई एक टेबल रखा हुआ है, उस पे एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं ए और एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं बी। दो फोर्सेस लग रही हैं। या मैं एक को ऐसे करता हूं, यहां बना देता हूं, तो ना टेबल बी की डायरेक्शन में जाएगा ना ए की डायरेक्शन में जाएगा। किधर को जाएगा? इधर कहीं चला जाएगा जहां उनका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं कि ए ने और बी ने मिलके जो रिजल्ट प्रोड्यूस करना था वो ये एक अकेला वेक्टर उसी रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको रिजल्टेंट कहते हैं। फॉलोड? ठीक है, ओके जी। अब ये तो हमने इसको थ्योरेटिकली तो समझ लिया कि अगर एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है तो उनका रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हो, मान लो ए है 70 न्यूटन्स, बी है 20 न्यूटन्स, तो रिजल्टेंट कितना होगा और किधर को जाएगा? अगर एक 70 है दूसरा 20 है तो इनका सम 90 आएगा क्या हमेशा? नहीं। अगर तो स्केलर होते हैं तो 90 आता, लेकिन वेक्टर है तो रिजल्टेंट अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो उसका मेथड समझ लेते हैं कि हम
मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हेडिंग लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। Consider two vectors. Consider two vectors A and B inclined to each other at an angle theta. अब पेन रख दो अपने अपने, पहले समझ लो उसके बाद नोट कर लो। ये और बी वेक्टर्स बना दिए। अब ये रिजल्टेंट आर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तीन चीजें पता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनका आपस का एंगल। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों की टर्म्स में ही आना चाहिए। इसके लिए मैंने ए को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर दिया। जो पॉइंट्स हम उनकी नेमिंग कर लेते हैं, एम, एन, ओ, पी और क्यू, ये मैंने नेमिंग कर ली इसकी। ठीक है, अब मेरा पर्पस है एम पी की वैल्यू निकालना। तो एम पी स्क्वेयर, एक काम करते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एम ओ पी राइट एंगल है, एम पी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस ओ एम स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस ओ एम को हम लिख सकते हैं एम एम प्लस एन ओ स्क्वेयर। ठीक है, अब एम एन किसके बराबर है, ए वेक्टर। तो एम पी स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस ए प्लस एन ओ होल स्क्वायर। अब इन ट्राइंगल NOP, ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो पैरेलल लाइंस है ट्रांसवर्सल कट कर रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अब OP अपॉन NP क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, which means OP is equal to NP sin थीटा। अब ये अगर B वेक्टर है तो ये भी B के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो OP इक्वल टू B sin थीटा। ऐसे ही ON अपॉन MP cos theta, which means ON is equal to B cos theta।
अब ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, मैं इसे नंबर इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है। ओपी और ओएन की वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। MP square equal to B sin theta plus A plus B cos theta whole square. So B sin theta square. हाँ, MP जो है रिजल्टेंट है, वी कैन राइट R स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस यहाँ होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दो, प्लस 2AB cos थीटा। अब यहाँ देखो, B स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, B स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, B स्क्वेयर कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 हो जाता है। तो R स्क्वेयर इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा, और रिजल्टेंट आ गया A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB cos थीटा होल अंडर रूट। ये आ गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ A, B एंड थीटा। आया समझ में? कर लो नोट पे। यशिका, कंफ्यूजन है कुछ?
हाँ जी, कर लिया सबने? हो गया? अब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, इससे हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता लग गया, लेकिन डायरेक्शन अभी रहती है। अगर हम ये बता सके कि जो रिजल्टेंट है वो ए या बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन पता लग गई। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो tan बीटा ओपी अपॉन और ओपी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, इक्वेशन 2 देखो जरा, बी साइन थीटा, और ओ एम को लिख सकते हैं एम एन प्लस ओ एन, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से आ गई बीटा की वैल्यू, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट लिख लो हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। If the resultant makes an angle beta with a vector, then आगे नोट कर लो इसे, हाँ बेटा, हमें तो बीटा की निकालनी है, लेकिन इससे टैन बीटा निकल आएगा, तो वहां से बीटा भी निकाला जा सकता है। हाँ जी, यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो? नहीं है तो क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं, लिखो फिर। Two forces F1 and F2 of 10 newtons each are inclined to each other at an angle of 60 degrees. Find their resultant.
कोई भी क्वेश्चन नहीं। जो तुम्हें क्वेश्चन में वेक्टर्स दिए थे वो कितने दिए थे? 10 न्यूटन्स है। आंसर भी न्यूटन्स में ही आएगा। फोर्सेस फोर्सेस है बेटा। हो गया, क्या आंसर है? रिजल्टेंट 10√3 न्यूटन आ गया। ठीक है, और डायरेक्शन? हाँ जी, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो वेक्टर में तो दोनों चीजें बताओगे आप। हाँ जी, वैल्यू बताया कितनी आ रही है। वो तो tan बीटा की है, बीटा कितना आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। R इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 2 10 10 इंटू कॉस 60 कितना आता है? 1/2। ये सारा अंडर रूट में है, 2 से 2 कटेगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 10√3 न्यूटन्स। tan बीटा यहां से डाल दो वैल्यू, sin 30 कितना होता है? √3/2 अपॉन 10 प्लस 10 और cos 30 सॉरी 60 चाहिए हमें। कितना? 1/2। क्या आएगा ये? 5√3 अपॉन 15 1/√3। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री से। मेथड समझ में आ गया सबको? अब इतने आसान क्वेश्चन डायरेक्टली तो कभी आएंगे नहीं कॉम्पिटिशन्स में, मेथड पता होना चाहिए। लेकिन इससे आपको और जो चीजें पता लगती हैं वो क्या है? a² + b² + 2ab cos थीटा। अगर a और b फिक्स है तो सिर्फ थीटा वेरिएबल है, ठीक है। अगर a और b की वैल्यू फिक्स कर दी, मान लो कि दो फोर्सेस हैं a और b, उनकी अलग अलग वैल्यू है, तो उनके बीच में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा और कितना होगा, बता सकते हैं क्या?
cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। जब cos थीटा 1 होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा? a plus b whole square a plus b a प्लस बी। और माइनस की मिनिमम कब हो सकती है? जब cos थीटा -1 होगा। तो जब -1 होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? a by b। हाँ जी। वैसे भी अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब दोनों एक साइड से फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम रिजल्टेंट होगा। तो फॉर R to be maximum, theta should be equal to 0 degrees. Therefore, R maximum आएगा A plus B, क्योंकि सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। For R to be minimum, थीटा कितना होना चाहिए? हाँ जी, 180 डिग्रीज। तो R मिनिमम A माइनस बी। जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में फेवर कर रहे हैं तो मैक्सिमम आएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा। कर लो नोट। लिख लो क्वेश्चन। Vectors A and B. Vectors A and B are such that they can produce a maximum resultant of 17 units and minimum resultant of 7 units. What will vectors A and B are such that they can produce a maximum resultant of 17 units and minimum resultant of 7 units. Find their resultant when they are mutually perpendicular. हाँ ठीक है जी।
मैक्सिमम के लिए a प्लस बी, किस किस ने कर लिया है? प्रभजोत कर दे जरा पीछे बोर्ड में। हाँ जी प्रभजोत, किया कि नहीं किया? कीता तो फिर बोर्ड पे कर दो फिर। ठीक है जी, एक बार एक्सप्लेन कर दो क्या क्या है। ठीक है ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है? नेक्स्ट लिखो फिर। Two vectors A and B are inclined to each other at an angle theta. अगला सेंटेंस है, if their magnitudes are equal and the magnitude of their resultant is also equal to either of them, find theta. ठीक है, किस किस का हो गया?
लड़कियों में से किसने किया? बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। नहीं हो रहा? हो गया? किस किस का हो गया? धर्मेंद्र हुआ नहीं तुम्हारा? योशिका बता दो जरा कैसे किए? होल अंडर रूट। पीछे आ जाओ, बोर्ड पे क्या? लास्ट में क्या लिखा है? कॉस थीटा या थीटा? ठीक है।
हम ए और बी लेने के बजाय दोनों को ए सपोज कर लेंगे और रिजल्टेंट भी ए मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी को फिर ए स्क्वायर लिख लेंगे कॉस थीटा, अंडर रूट की जगह इधर स्क्वायरिंग कर दी है। ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इसे इधर ले आओ। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, ये होता है 120 डिग्री। स्पेशल रिजल्ट है कि जब दोनों वेक्टर्स बराबर होते हैं और एंगल 120 डिग्रीज होता है तो उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आता है। लिख लो नोट। If two vectors of equal magnitude are inclined to each other, at 120 degrees, then the magnitude of their resultant is equal to either of them. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two forces F1 and F2 are acting on an object of mass √2 kg. Find acceleration of the object if F1 is find acceleration of the object if F1 is 10 newtons due north 10 newtons. due north and F2 is 10 newtons due east.
हाँ जी, समीक्षा हो गया। Yes, sir. धर्मेंद्र, किसका आंसर है ये? हाँ तुम तो ठीक है। एक नॉर्थ में जा रहा है, एक ईस्ट में जा रहा है, तो एंगल 90 डिग्रीज का होगा। Yes, sir. cos 90 कितना होता है? 0। तो r कितना आएगा? n स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। 10 रूट 2 आ गया। F इक्वल टू एम ए लगा लो, फोर्स आ गया 10 रूट 2, रूट 2 इंटू एक्सेलरेशन हट गया, एक्सेलरेशन आ गई। और डायरेक्शन क्या आएगी? हाँ जी, एक नॉर्थ में है, दूसरा ईस्ट में, और दोनों बराबर हैं, Angle of the तो fan. डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में आनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक हमने एडिशन करी जब दो ही वेक्टर इन्वॉल्व थे। अगर दो से ज्यादा होते हैं तो उसके लिए मेथड लिख लो। नेक्स्ट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज ये चार वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, अलग अलग डायरेक्शंस में, इनको ऐड करना है, तो हम इन्हें रीड्रॉ कर लेंगे सो दैट सारे के सारे सेम ऑर्डर में है। जहां एक खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा वहां से तीसरा शुरू होगा, तीसरा जहां खत्म हुआ वहां से नेक्स्ट शुरू हो गया। तो हमारे पास एक ओपन फिगर बन जाती है। अब इसकी जो क्लोजिंग साइड है, अब पॉलीगन बन जाएगा ये, लेकिन जो क्लोजिंग साइड है उसे हमने ऑपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो ये आएगा इन सब का रिजल्टेंट। Plus E vector plus C vector plus T vector. हाँ जी, ठीक है, लिख लो इसे। इट स्टेट्स दैट if any number of given vectors can be represented as adjacent sides of an open polygon
when taken in same order, then the closing side of the polygon taken in opposite order is resultant of the given vectors. For example, if A B C D, A vector comma B vector, ऊपर एरो डाल के लिखना, if A B C D are 4 given vectors, then the resultant will be, ये बना लो डायग्राम, क्या से सर? हो गया? हाँ जी, डन। अब देखो, ये जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ये एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ को ही उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया है। अगर अकेला ए और बी देखोगे तो ये उनका रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी को सी के साथ करोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी को डी के साथ करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखते हैं फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, सर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अपने आप कवर होती जाएंगी, वो कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो सर स्कूल में कराया था, कुछ नहीं समझ में। अच्छा जी, कौन सा नहीं समझ में आया ये बताओ। पता नहीं क्या होता है, सही बात है। पॉइंट मास बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पॉइंट ऑब्जेक्ट से पता नहीं कौन से रोटेट मोशन करके चले। नहीं, एक मिनट, पहले वेक्टर्स पे रुकते हैं ना। कौन से टाइप्स ऑफ वेक्टर तुम्हें समझ नहीं आया ये बताओ। कोई भी नहीं आया। अभी हमने कोइनिशियल वेक्टर की बात करी, समझ में आया था वो? यशिका, कोइनिशियल वेक्टर्स समझ में आए थे? सही है। आगे तो और कौन सा है जो समझ नहीं आ रहा, मैं ये बताओ मुझे। हाँ निकालो, बताओ। कल बताओ सर। एक एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, रेक्टेंगुलर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। देखो, जो एक्सियल और पोलर है वो अभी छोड़ रहा हूँ, जहां हम डिस्कशन करेंगे वहां पे वो समझ आ जाएगा। अगला कौन सा बोला है? सर कोप्लेनर वेक्टर। को क्या होता है? सेम। को इनिशियल मींस इनिशियल यानी स्टार्ट, को इनिशियल या स्टार्ट हो रहे हैं। को प्लेनर, प्लेन क्या होता है? सेम। हाँ, अभी जितने वेक्टर मैंने बनाए हैं वो व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर है, तो जो सारे सेम प्लेन में होते हैं वो को प्लेनर हो जाता है। फिर तुमने बोला कोलिनियर। लाइन देखो, जो वेक्टर सेम लाइन पे होंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे।
और बोलो। ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर। आगे कुछ लिखा है? आगे क्या लिखा है ऑर्थोगोनल को? तो 3 लाइनें तो की एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग बनाए हैं क्या? यस सर। बस फिर वो ऑर्थोगोनल है। सर जेड एक्सिस के साथ एग्जाम में तो दिख रहा है। अच्छा। सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैसे हो जाएगी? एक काम करो ना, परपेंडिकुलर तो सर ऐसे बन। रुक जा आराम से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन को डिफाइन कर दिया, इस व्हाइट बोर्ड के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? एक पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 2, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। दैट मींस अगर मान ले इस व्हाइट बोर्ड पे एक कोई छोटा सा मान ले कोई चींटी है जो चल रही है, वो किसी इंस्टेंट पे कहां होगी, तुम 2 कोऑर्डिनेट से उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब मान ले कि वो जो चींटी है उसके जगह पे मक्खी बन जाती है या चींटी के पर निकल आते हैं, उड़ना शुरू हो जाएगी और वो कमरे में कहीं भी हो सकती है। अब अगर हम एक एक्सिस और यहां से बाहर आती हुई ले लें, जेड एक्सिस, तो जैसे मान लें यहां मैंने एक पॉइंट लिया है, कोऑर्डिनेट्स है 2,4। अब वो उड़ते हुए यहां इससे 6 सेंटीमीटर ऊपर उठ के आ गया, तो ये जो जेड एक्सिस है, जेड कोऑर्डिनेट उसका 6 हो जाएगा, तो 2, 4, 6 से उसको डिफाइन कर देंगे। आया समझ में? तो ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड, उनकी टर्म्स में एक्सप्लेन करो तो ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएगा। और बोलो। यस सर। बस इतना ही था। नेक्स्ट लिख लो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए कोई नया मेथड नहीं है, हमने जो एडिशन वाले किए थे उन्हीं को दोबारा लगा लेते हैं। मान लो हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसे आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, उनके बीच में प्लस का साइन है, विच मीन्स हमें इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, ठीक है। तो ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है ये माइनस बी वेक्टर। रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। हाँ जी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ये आ जाएगा, तो ये वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसको एक और ढंग से समझ के देख लो। हमने पैरेललोग्राम लॉ में बोला था कि जो इनके कॉमन पॉइंट से शुरू होता है वो होता है ए प्लस बी। अब ये जो दूसरा डायगोनल बनता है ना, वो बनता है उनका डिफरेंस, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कि ये जब बना रहे हो तो एरो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इधर को जब एरो आ रहा है, जो
ए पे खत्म हो रहा है होगा a माइनस बी, जो b पे खत्म होगा वो हो जाएगा b माइनस ए। एक ही चीज हम तीन तरीके से समझ रहे हैं। यहां हमने क्या किया, b का नेगेटिव वेक्टर लिया, उससे रिजल्टेंट निकाला, तो ये a माइनस बी आ गया। फिर जब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो जो कॉमन पॉइंट से बनने वाला डायगोनल होता है वो तो उनका रिजल्टेंट होता है, जो दूसरा डायगोनल है वो उनका डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस निकाल रहे हो तो a माइनस बी हो सकता है और b माइनस ए हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, a माइनस बी कौन सा होगा, जो a पे खत्म हो रहा होगा, b माइनस ए कौन सा होगा, जो b पे खत्म होगा। फॉलोड करो नोट इसको। ये माइनस बी ए और बी के नेगेटिव के लिए हाँ जी, बना लिया। बेटा पता क्या है, ये मुझे तो आता है, ये तुम्हारे लिए किया है मैंने। तुम ये तो नहीं सोच रहे मैं अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा हूं। हो गया जी? हो गया? लिख लो फिर, नोट लिख लो। When a parallelogram is drawn, using the two given co-initial vectors, then the diagonal starting from common point, diagonal starting from their common point is the resultant of vectors whereas the second diagonal represents difference of the two vectors. Difference of the two vectors. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट ही है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था,
ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। वैसे तो मैग्नीट्यूड लेना तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो बी वेक्टर इधर था, ए और बी का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी का एंगल कितना हो जाएगा आपस में? हाँ जी, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे कि डिफरेंस ऑफ द वेक्टर के सीधा रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा वो तो क्वेश्चन में पूछेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो या बी माइनस ए निकालो। सर अगर कोई इनिशियल है तो उसका सबट्रैक्शन है, रिजल्टेंट की करोगे। अगर कोई इनिशियल है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सबट्रैक्शन की करोगे। नहीं तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई इनिशियल कीजिए। क्वेश्चन सोच के देखो ना क्या हो सकता है। दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, उनके बीच में एंगल है थीटा, तो या तो रिजल्टेंट पूछेंगे या डिफरेंस पूछेंगे। रिजल्टेंट है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डिफरेंस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कितने ही तो डिफरेंस है, बोलो। तो कह रहे हैं कि अगर हम v को माइनस v पुट करते हैं तो भी यही आता है, तो गलत है। यहां पर तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस v डालोगे तो ये प्लस बन जाएगा। आपने ये याद रखना है कि जब रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो वहां पे ए और बी के मैग्नीट्यूड्स लिए जाते हैं। स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर माइनस डाल दिया, बी को माइनस भी डाल दिया तो प्लस नहीं बन जाएगा। बस आप ये याद रखो मैग्नीट्यूड लेना है आपने। ठीक है जी, आया समझ में इतना? नेक्स्ट लिखते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन अच्छा कर रहे हो अभी? हाँ जी। ये नहीं दिखाई दे रहा एक्सेस। हाँ जी, हो गया। यस, आज हम इतना ही कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे।